हेलो। आज हम यूपीएससी वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस में जानेंगे कि टोटल वार किसे कहते हैं और क्या इसका अर्थ है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सर्वांगीण युद्ध इसे हम हिंदी में कह सकते हैं। ये सर्वांगीण युद्ध क्यों कहा गया और ये युद्ध से किस प्रकार भिन्न था, इसमें हमें ये देखना है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार को समेकित रूप से टोटल वार कहा गया। तो क्या इससे पहले युद्ध नहीं हुए थे? अवश्य ही हुए थे, लेकिन वे सीमित युद्ध थे जिसमें शासकीय खजाने और सैन्य शक्ति के रहने तक ही युद्ध लड़े जाते थे। और इस टोटल वार के कॉन्सेप्ट में इस अवधारणा को पार कर गया। इसकी अवधारणा 19वीं शताब्दी के प्रशा के एक सैन्य सामरिकविद कार्ल वॉन क्लाउसेविट्ज़ द्वारा प्रदान की गई। उसने यह बताया कि युद्ध कानून की सीमा में या किसी प्रकार की सीमा में बंध कर नहीं लड़े जाते हैं, अर्थात युद्ध सीमित नहीं होते हैं। उसने अपनी प्रसिद्ध रचना जिसका नाम था ऑन वार, उसमें इस कॉन्सेप्ट को दिया है। इसके बाद 20वीं शताब्दी की एक विवादास्पद चर्चित पुस्तक है द टोटल वार। उसमें एरिक लॉडेनड्रॉफ ने 1935 में इस संज्ञा का प्रयोग फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए किया था। लॉडेनड्रॉफ ने जब इस कॉन्सेप्ट की व्याख्या की तो उसमें उसने दर्शाया कि युद्धों को जीतने के लिए एक राष्ट्र को अपने समस्त संसाधन और स्रोतों को, समस्त जान माल का इत्यादि का निवेश करना ही पड़ता है और समस्त युद्धोन्मुखी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों को जीतने के लिए झोंकना ही पड़ता है। इसलिए यह विचार सामने आया कि सर्वांगीण प्रयासों के अभाव में युद्ध नहीं जीते जा सकते हैं। अब प्रश्न है कि किस आधार पर हम कहेंगे कि ये टोटल वार थे। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि टोटल इसलिए इसको कहा गया कि इसमें सोल्जर और सिविलियन यानी कि सैनिक और नागरिक के बीच कोई भेद नहीं था। इसके लिए जो युद्धरत देश थे उन्होंने अनिवार्य सैनिक भर्ती लागू की, तो आम आदमी भी सैनिक बन गया और जो सैनिक नहीं थे वे भी सैनिक जैसे ही बन गए, किसानों के रूप में, श्रमिकों के रूप में खाद्यान्न उपलब्ध कराना, सामग्री उपलब्ध कराना। तो ये सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म इनको कहा जा सकता है। इससे यह तर्क जन्मा कि दुश्मन देश को बचाए बनाए रखने के लिए जो भी जैसा भी योगदान कर रहा है वह भी सैनिकों की तरह ही हमारा दुश्मन है। तो इस अर्थ में हम देखते हैं कि छावनियों और बस्तियों का भेद यहाँ पर समाप्त हो गया। 16 साल से लेकर के 55 वर्ष तक के व्यक्ति इसमें मुख्य रूप से शामिल थे। बालिकाओं और स्त्रियों की भी भूमिका रही। युद्ध में सप्लाई की जो सेवा दी जाती थी उसमें भी इनकी भूमिका थी। गांव-गांव से लेकर के पूरी राष्ट्र की सीमाओं तक, आम जनता तक मोबिलाइज कर दिया गया। जितने भी संसाधन थे, मानवीय संसाधन हो या प्राकृतिक संसाधन, सभी युद्धोन्मुखी हो गए। नागरिकों ने अपनी सेनाओं के समर्थन में धुरी राष्ट्रों द्वारा अधिगृहित क्षेत्रों में गुप्त आंदोलनों में भाग लिया। हवाई हमलों के दौरान इन्हीं नागरिकों ने सामाजिक सुरक्षा स्वयंसेवियों की तरह वार्डनों की भूमिका निभाई।
इन लोगों ने आम जनता के निष्क्रिय अनुत्पादक धन को राष्ट्र की युद्धकालीन वित्तीय मांग को पूरा करने के लिए वार बॉन्ड्स भी बेचा। तो इस तरह से जो भी सर्वांगीण प्रयास हुए उसमें जान माल की अत्यधिक हानि हुई और यह हानि अभूतपूर्व थी, क्योंकि सैनिकों अर्धसैनिकों के साथ बड़ी संख्या में नागरिक भी मारे गए। ऐसा अनुमान है कि इस युद्ध में 140 खरब डॉलर का नुकसान हुआ था, जो सैनिक और गैर सैनिक क्षेत्रों में हुआ था। इसकी भरपाई तो विश्व कर सकता था, लेकिन जान के रूप में जो हानि हुई उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती थी। अब उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि जर्मनी ने 55 लाख सैनिकों और अर्धसैनिकों के साथ लगभग 8 लाख नागरिक भी खो दिए। दूसरी ओर हम देखेंगे कि सोवियत रूस ने 1 करोड़ 10 लाख सैनिकों और अर्धसैनिकों के साथ 70 लाख नागरिक खो दिए। तो इस तरह से अन्य देशों में भी करोड़ों लोग मारे गए, जिससे सामाजिक क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त टोटल वार में अन्य कॉन्सेप्ट भी आते हैं। जैसे हम ये देखेंगे कि यह युद्ध जल, थल, वायु, जल के नीचे और समस्त आबाद महाद्वीपों में लड़े गए। तो क्षेत्र की दृष्टि से भी इसको टोटल वार कहा जा सकता है। इसमें क्या राजधानी, क्या राज्य, सारी सीमाएं मिट गई। तो हम ये लिख सकते हैं इसमें कि भौगोलिक अर्थों में यह एक सर्वांगीण युद्ध था, टोटल वार था। अब राजनीतिक अर्थ में हम देखेंगे तो उस अर्थ में भी यह टोटल वार था, क्योंकि इसमें राजतंत्र, अर्धराजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र सारे लड़ रहे थे। विचारधारा का स्तर पर देखें तो पूंजीवादी, साम्यवादी, सर्वसत्तावादी, साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, यहाँ तक कि गुलाम देश भी हिस्सा ले रहे थे। अगर युद्ध पद्धति के रूप में देखें तो भी यह सर्वांगीण युद्ध माना जा सकता है, टोटल वार माना जा सकता है, क्योंकि साम, दाम, दंड, भेद युद्ध की सभी नीतियों का इसमें प्रयोग किया गया। अगर परिणाम की दृष्टि से हम देखेंगे तो भी इसे टोटल वार कहा जा सकता है, क्योंकि इसने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक के साथ साथ मानसिक क्षेत्र को भी प्रभावित किया था। जैसे आप देखें कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो घटनाएं हुई उसका क्या प्रभाव पड़ा, आज भी लोगों के मानस पटल पर वो अंकित है। इसकी विरासत लिए जापान में आज भी अपंग जन्म ले रहे हैं। तो इसमें इस प्रकार हम देखते हैं कि टोटल वार या सर्वांगीण युद्ध पूरी तरह से सर्वांगीण था। इसको इस प्रकार से हम आंसर लिखेंगे। धन्यवाद।